वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना साझा करता हूं कि सृष्टि आईएएस ने अपने बहुत से बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें से एसएससी और एमपीपीएससी, जिसमें से एमपीपीएससी प्री की तैयारी कराने के लिए एक समर्पित टीम आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी सफलता को इंश्योर करना चाहते हैं तो एक बार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सृष्टि आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित और साथ में अन्य विषय संबंधित सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। और यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार जबलपुर में इसकी ब्रांच पर एक बार अवश्य संपर्क करें। क्लियर? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट को लेकर। और यदि रामसर साइट की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं आपको कि एक्चुअल में ये रामसर कन्वेंशन है क्या। तो यदि रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, देखना मैं यहां पर लिखा तो हुआ है, मैं वीडियो खत्म करने के बाद साइड होऊंगा, एक एक स्लाइड को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा या फिर बीच बीच में, और यहां पर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना और आप यहीं से पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो की या तो स्पीड बढ़ा लें, या फिर यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, और यदि नॉर्मल स्पीड है तो इट्स ओके। क्लियर? और अपने नोट्स में ये बात जरूर लिखें। देखना कि जो एनवायरमेंट का पार्ट है आपके एमपीपीएससी प्री के हिसाब से, उसमें आपसे जो फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप यहां से वो भी आपको यहां से मिल जाएंगे। और साथ में जो तथ्यात्मक रहते हैं यानी कि कॉन्सेप्चुअल डेटा के क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपको यहां से कवर अप करा दिए जाएंगे। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, ये मेरी सजेशन है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं रामसर साइट के बारे में। देखना, अब ये रामसर साइट इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं एक मिनट में इसको बता देता हूं। यदि आप विश्व में देखेंगे तो विश्व में हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, और बहुत तेजी से विकास करने के दौरान हम पर्यावरण का बहुत तेजी से विलोपन कर रहे हैं। यानी कि विश्व में हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बुरा प्रभाव आप देख रहे हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं या फिर उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अब मैं यहां पर जीव जंतुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं केवल और केवल वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं। बट यदि यहां पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है। और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है, इट मीन्स कि यहां पर नदियां, झीलें, तालाब, दलदल है ना, और यानी कि यहां से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी बाधित हो रहे हैं, वे सभी नष्ट हो रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों को बचाने के लिए एक संस्था है जो कि कार्य करती है, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन अर्थात रामसर संधि। यह रामसर संधि 1971 में प्रारंभ हुई थी ईरान के शहर रामसर से, और इसमें विभिन्न देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें यदि कोई भी देश सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एक शर्त रहती है कि उस संबंधित देश के पास कम से कम एक रामसर साइट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एक आर्द्रभूमि क्षेत्र तो आपके पास एसेंशियल रूप से होना चाहिए, तभी आप रामसर संधि का पार्ट बन सकते हैं। क्लियर? अब जब ये प्रारंभ हुई तो विश्व में अनेक देश थे ऐसे जिनके पास रामसर संधि थी, उन सभी ने इस पर साइन किए, और ये साइन हुए थे लगभग 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए यदि आप देखें तो 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। परंतु इस समय भारत इसका सदस्य नहीं था, और यह प्रारंभ हुआ था 1997 से, यानी कि 1997 से हमने 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और इसीलिए यदि आप देखें तो हर 2 फरवरी को आर्द्रभूमि इस रामसर कन्वेंशन की एक बैठक आयोजित की जाती है, और उसमें विभिन्न प्रकार के समझौते, विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या फिर संधियों को अंजाम दिया जाता है। अब ये संधियां और समझौते क्या होते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि इस समय जब रामसर कन्वेंशन बना तो यहां पर भारत इसका पार्ट नहीं था। भारत इसका पार्ट बनता है 2 फरवरी 1982 को, और जब 2 फरवरी 1982 को यह बनता है तो 1982 से 2013 तक भारत में होते हैं केवल और केवल 26 रामसर क्षेत्र। फिर 2013 से यदि 2022 तक का हम समय लेते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है लगभग 75। और यदि आज वर्तमान में हम इस वीडियो को कर ही क्यों रहे हैं, यह बात मैं आपके साथ साझा क्यों कर रहा हूं कि वर्तमान में अभी रामसर क्षेत्रों की संख्या हो गई है 80, अर्थात भारत में 5 नए रामसर क्षेत्र जोड़े गए हैं। यह लिखा हुआ है कि भारत में 5 नए रामसर क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी, लगभग 80। और इसमें भी यदि हम देखते हैं कि मैक्सिमम आपको कहां पर दिखाई देते हैं, देखिएगा मैक्सिमम हमें दिखाई देते हैं तमिलनाडु वाले पोर्शन में,
इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद आता है हमारा यूपी वाला पोर्शन। यूपी में यहां पर है 14 थे और फिर 2 नए जुड़ गए हैं अभी, जो 2 फरवरी को रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो यहां पर अब हुए हैं 16। तो पहले भी तमिलनाडु ही था और अभी भी तमिलनाडु ही है। यूपी की हम बात करें तो यूपी में है 10, और यदि एमपी के हैं आप तो एमपी में आपको देखने के लिए मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 रामसर क्षेत्र। लेकिन इन रामसर क्षेत्रों को जारी क्यों किया जाता है, तो याद रखना जिस प्रकार अभी वर्तमान में पर्यावरण का विलोपन हो रहा है और जिसके कारण ये जो जल संतृप्त क्षेत्र हैं यानी कि वेटलैंड एरिया हैं, ये हानि हो रही है इनकी और ये खत्म होने की कगार पर हैं। तो ऐसे क्षेत्र जिनको संरक्षित करने की या फिर संरक्षण की आवश्यकता है, उनको रामसर क्षेत्र उठाकर अपनी सूची में शामिल कर लेता है। फिर उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का हल रामसर अपने स्तर पर निकालता है। इस बात से आप समझ सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं देंगे, वहां पर पर्यटन पर रोक लग जाएगी, बट हाँ ये बिल्कुल सही है कि वहां पर संरक्षण उसे दिया जाएगा रामसर कन्वेंशन के द्वारा। इसमें भारत सरकार की भी अलग भूमिका रहेगी और रामसर की भी अपनी एक अलग भूमिका रहेगी। क्लियर। अब यदि हम देखें तो भारत में कुल रामसर क्षेत्र हो गए हैं 80, जो कि एशिया में, यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में ये सबसे ज्यादा है, एशिया में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। बट यदि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है यूके के पास, अर्थात यूनाइटेड किंगडम के पास। क्लियर। और दूसरे नंबर पर एशिया में सेकंड नंबर पर आता है कौन सा, तो एशिया में सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देता है चाइना। तो अभी हमने क्या जाना कि सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन क्या है, तो ये पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है और ये आर्द्रभूमि क्षेत्रों को बचाने की बात करता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जल संतृप्त क्षेत्र, चाहे वो मैंग्रोव वन हो, चाहे नदी हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे एस्चुरी हो, ऐसे झील हो, तालाब हो, है ना, इन सभी को संरक्षित करने का काम करता है रामसर क्षेत्र, जिसका प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 1971 से। भारत इसका पार्ट बना था लगभग 1981 में और साथ में 1981 से लेकर 1982 में, 1982 से लेकर 2013 तक भारत में कुल रामसर क्षेत्र थे 26 और अभी 2 फरवरी 2024 तक इनकी संख्या थी कितनी, इनकी संख्या थी लगभग 75। अब बढ़कर हो गई है 80, यानी कि 5 नए रामसर क्षेत्र जुड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा है तमिलनाडु वाले पोर्शन में, देन आता है यूपी और देन हमें दिखाई देता है, अब इसके बाद और भी स्टेट आते हैं। एमपी का आप याद रखें कि 4 रामसर क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अब इसी के बाद जो 5 नए रामसर क्षेत्र आए हैं उनमें एक आता है, 2 आते हैं हमारे तमिलनाडु वाले में और 3 हमें दिखाई देते हैं कर्नाटका वाले पोर्शन में। इससे पहले कर्नाटक में, यानी कि जब तक ये 2024 का डेटा नहीं आया था, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। क्लियर, ये इसकी थीम याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम थी जो 2024 में रामसर कन्वेंशन हुआ। अब इसमें यदि हम कर्नाटक वाले पोर्शन की बात करें तो कर्नाटक में इससे पहले कितने रामसर क्षेत्र थे, तो यहां पर थे लगभग, कर्नाटक में इससे पहले थे 1 रामसर क्षेत्र और अब इसमें 3 और ऐड कर लिए गए हैं, मतलब कि वर्तमान में रामसर क्षेत्रों की संख्या कर्नाटक में कितनी हो जाती है, 4। अब हम ये देखेंगे कि ये रामसर क्षेत्र हैं कौन कौन से जो कि नए बने हैं और साथ में तमिलनाडु में कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है, वहां पर कैसी कैसी जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले हम कर्नाटक के कंटेक्स्ट में बात करेंगे और यदि कर्नाटक के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है अकांसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। क्या, अब यदि मैं इसकी बात करता हूं तो देखिएगा ये एक प्रकार का ह्यूमन। अब हाँ, एक और बात कि यदि मैं रामसर क्षेत्रों की बात कर रहा हूं तो रामसर क्षेत्र ऐसा नहीं है कि रामसर अपनी सूची में, रामसर कन्वेंशन अपनी सूची में केवल उन एरियाज को शामिल करेगा जो कि प्राकृतिक हैं अर्थात नेचुरल हैं, अपितु यहां पर ह्यूमन मेड यानी कि कृत्रिम और साथ में प्राकृतिक दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो ये जो बर्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक प्रकार से क्या है, ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है। अब ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, एक आप ये समझें कि कूप का निर्माण किया जाता है, उसमें जल भराव होता है वर्षा काल में और फिर उसी वर्षा जल का प्रयोग किया जाता है ग्रीष्म काल में सिंचाई के लिए। तो इसको कहा जाता है ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक। क्लियर। तो ये क्या होता है ये भी आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा। ये है कहां पर, तो ये आपको दिखाई देता है अकांसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में।
क्लियर। ये जाना किस लिए जाता है, तो यहां पर निवासी पक्षी भी रहते हैं, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि पक्षियों की यहां पर आपको 240 प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। बट यहां पर दो प्रमुख पक्षी हैं जो कि प्रवासी हैं, एक है पेंटेड स्टॉक तथा एक आता है ब्लैक हेडेड आइबिस। क्लियर, आयरिस नहीं है, ब्लैक हेडेड आइबिस आता है। क्लियर, और यहां पर आपको लगभग 30,000 से अधिक जलीय पक्षियों की प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। प्रजातियां नहीं, जलीय पक्षियों का आवास देखने के लिए मिलेगा। अब ये 30,000 जलीय पक्षियों का आवास क्या है, तो कुछ नहीं, आपने काउंट कर लिया उनको, यहां पर टोटल जलीय पक्षी कितने रहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे आते हैं। तो फिर यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, स्तनपायी हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, मेंढक हैं, और तितलियों की कितनी प्रजातियां हैं। क्लियर, तो ये एक प्रकार का फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि वनस्पतियां कितनी हैं, तो लगभग 210 प्रजातियां आपको प्लांट्स की देखने के लिए मिलती हैं। मैमल्स की यहां पर 8 प्रजातियां, सरीसृप की 25, पक्षियों की यहां पर 240 प्रजातियां, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। यहीं पर आपको मछलियों की 41 प्रजातियां, मेंढकों की यहां पर आपको 3 प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, जो कि अपने आप में स्पेसिफिक है। क्लियर, यहां पर तितलियों की आपको लगभग 27 प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी, और तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलती हैं। इसी प्रकार सेकंड आता है हमें मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, और यह भी जाना जाता है ह्यूमन वेटलैंड के लिए, यानी कि एक प्रकार का मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रामसर कन्वेंशन है या फिर रामसर साइट है। कृत्रिम का मतलब कि इसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है, और ऑब्वियसली इसे क्यों निर्मित किया गया है, तो यहां की सिंचाई योजना को समृद्ध बनाने के लिए और साथ में सफल बनाने के लिए, क्योंकि ग्रीष्म काल में हम ये बात जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत विश्व के कठोरतम मैदानों में से या फिर विश्व के कठोरतम भूभागों में से एक है। दैट्स वाई कि यदि आप देखें तो ग्रीष्म काल में बेसिकली हमारे यहाँ के जो जलीय संसाधन है या फिर जल संसाधन है वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और इसको ड्राई ना होने पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। क्लियर, अब ये क्यों जाना जाता है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व का। इसी प्रकार हमारी श्रेणी में तीसरा आता है अगासिनी एस्चुरी। तो अगासिनी एस्चुरी एक्चुअल में क्या है, तो कुछ नहीं है, कर्नाटक की एक नदी है अगासिनी, जो कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है ना, और अरब सागर में ये करती है एक्चुअल में एस्चुरी का फॉर्मेशन, है ना। तो इसी के मुहाने पर, यानी कि जहां पर अगासिनी नदी अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, उस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगी अगासिनी सेंचुरी, अगानासिनी सेंचुरी। क्लियर, अब यदि यहां पर हम देखें तो ये मेनली जाना जाता है अपने मैंग्रोव वनों के लिए, और मैंग्रोव वन करते क्या है, तो चक्रवात और तूफान से बचाव करते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर यदि हम मैंग्रोव प्रोजेक्ट की बात करें, है ना, यानी कि यदि एक टॉपिक आया है तो उस टॉपिक के बारे में आपको जानना अति आवश्यक होगा। देखिएगा, यदि हम मैंग्रोव वनों की बात करें तो मैंग्रोव वन किस प्रकार हमारे लिए हमारा चक्रवात और साथ में तूफानों से रक्षा करते हैं। तो देखना, यदि हम मैंग्रोव वनस्पतियों की बात कर रहे हैं तो वास्तविकता यह है कि ये एक प्रकार से खारे पानी की वनस्पतियां हैं, खारे पानी की वनस्पतियां हैं, और ये खारे पानी की वनस्पतियां आपको अधिकतर देखने के लिए मिलेगी कहां पर, तटीय क्षेत्र में, अर्थात कोस्टल एरिया में देखने के लिए मिलेंगी। अब ये कोस्टल एरिया ऐसा भी हो सकता है कि भाई तटीय क्षेत्र में मिल रही हैं, और नहीं तो वहां पर यदि कोई नदी XYZ कोई भी रिवर अपना मुहाना बना रही है तो उस एरिया में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। जनरली उसी एरिया में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यहीं पर आपको दिखाई देगा उड़ीसा राज्य, उड़ीसा में भी ये मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, और उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा कि जहां आज वर्तमान में, जैसा मैंने पहली ही लाइन में बोला था कि जैसे जैसे हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं वैसे वैसे हम पर्यावरण का विलोपन कर रहे हैं, और इसके लिए हम तेजी से कटाव कर रहे हैं वनों का, तेजी से हम ह्रास कर रहे हैं मैंग्रोव वनों का। तो आज वर्तमान में जहां हर राज्य मैंग्रोव वनों की कटाई कर रहा है, वहीं पर आज वर्तमान में उड़ीसा राज्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण कर रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वास्तविकता में ये करते हैं चक्रवात और तूफानों से रक्षा, यानी कि जब समुद्री लहरें कई फीट ऊपर उठकर, कई मीटर ऊपर उठकर तटीय क्षेत्र से ये स्थलीय भाग में प्रवेश करती हैं, तो इससे बहुत ज्यादा जान और माल की हानि होती है। तो जब ये मैंग्रोव वनस्पति इसके रूप में ढाल बनकर खड़ी रहती है तो ये समुद्री लहरें इससे टकराती हैं, जिससे इनका वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने पर ये धीरे से प्रवेश करती है अंदर, तो हानि तो होती है परंतु उतनी हानि नहीं हो पाती जितनी खतरनाक सिचुएशन ये लाने वाली थी।
क्लियर। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि एक प्रकार से ये चक्रवात और तूफानों से बचाव भी करती हैं। और यदि इस अगासिनी एस्चुरी की बात करें तो यहां पर एक विशेष प्रकार के चावल आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एस्चुराइन राइस फील्ड, है ना। इसी को कॉल किया जाता है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस इसी को कॉल किया जाता है गजनी राइस फील्ड। गजनी वो गजनी मूवी वाला नहीं है, क्लियर। अब यदि यहां पर हम देखें तो यह क्षेत्र जाना जाता है मुख्यतः अपनी मछली पालन के लिए, कृषि के लिए और साथ में श्रिम्प एग्रीकल्चर के लिए, क्लियर। ये श्रिम्प एग्रीकल्चर क्या होता है शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट की वीडियो में, क्लियर। चलिए, ये हुए कहां के, ये हुए कर्नाटक राज्य के। एक हुआ अंकासा मुद्दा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एक हुआ मगधी केरे संरक्षण रिजर्व एंड एक हुआ हमारा अगासा सिनी एस्चुरी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में। और यदि तमिलनाडु में हम देखें तो 2 सेंचुरी है हमारे यहां, एक तो है क्या कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि एक प्रकार का ये बर्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के मुहाने पर होगा। तो ये कावेरी नदी के बाढ़ के मैदान के क्षेत्र में आपको स्थित देखने के लिए मिलता है। अर्थात यहां पर कावेरी नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जिस एरिया तक पहुंच पाता है उसके कारण ये जो वेटलैंड एरिया है ये संचित हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कावेरी नदी के बाढ़ के क्षेत्र में आपको स्थित दिखाई देता है। साथ में ये जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के आगमन के मार्ग के लिए। यहां पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है या नहीं होता है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट याद रखिएगा कि ये प्रवासी पक्षियों के आगमन मार्ग के लिए जाना जाता है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाई वे, क्लियर। क्या नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाई वे, ये इसके लिए जाना जाता है क्या कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, क्लियर। और इसको भी शामिल किया गया है अभी हाल ही में रामसर साइट में। इसी प्रकार एक और है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। अब ये शोला क्या होते हैं तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे यदि आप नीलगिरी के आसपास देखेंगे तो नीलगिरी के आसपास के क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास देखने के लिए मिलता है। परंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे तापमान गिरता है तो यही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कुछ चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस के कारण जो नए प्रकार के वन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इन्हें कॉल किया जाता है क्या, इन्हें कॉल किया जाता है बेसिकली शोला, क्लियर। तो ये एक प्रकार से लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 इसलिए जाना जाता है। और साथ में ये आता कहां पर है तो याद रखना है यहां पर एक विलेज है, एक ग्राम है जिसका नाम है कोठागिरी, क्लियर। ये कोठागिरी के निकट आता है और ये कोठागिरी आता कहां पर है, लोकेटेड कहां है तो जहां पर आपको नीलगिरी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यह है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, यह है पूर्वी घाट पर्वत। इन दोनों का जहां पर संगम होता है या फिर ये दोनों जहां पर आकर मिलते हैं तो वहां पर एक माउंटेन नॉट का या फिर पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है और इस पर्वतीय गांठ वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र। और यदि इस नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें तो जहां पर इसका ढाल है, नीलगिरी पर्वत का जिस एरिया में ढाल है वहां पर आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा ये रिजर्व 1, क्लियर। और यदि इस रिजर्व 1 की हम बात करें तो ये मेनली जाना जाता है अपने फ्रेश वाटर के मार्शेस के लिए और ये क्या होते हैं तो कुछ नहीं ताजे पानी के दलदलीय क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यानी कि अब मैं एक बार में एक और बात कि यहां पर आपको भारत के सबसे बड़े एंडेमिज्म देखने के लिए मिलेंगे, अर्थात स्थानिक जीव यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे ज्यादा संख्या में, क्लियर। तो एक बार मैं इस वीडियो को पूरा कंपाइल करता हूं। देखिए सबसे पहले है ना, इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा एक बार कंपाइल कर लेता हूं और कंपाइल करने पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रामसर क्षेत्र और रामसर क्षेत्रों के बारे में हमने देखा कि एक्चुअल में ये रामसर कन्वेंशन और रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने देखा कि ये 2 फरवरी 1971 को 2 फेब 1971 को प्रारंभ हुई एक संस्था है और इसीलिए 1997 से हम क्या मनाते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत इसका पहले पार्ट नहीं था और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया तो ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ईरान के शहर रामसर के नाम पर इसका नाम रखा गया। सेकंड आता है कि भारत इसका पार्ट कब बना 1982 में, 1982 में भारत ने साइन किए और 1982 से लगभग 2013 तक भारत में कुल रामसर क्षेत्र से 26, क्लियर। इसके बाद 2013 से ये बढ़ते 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 2013 से 2022 तक लगभग हो जाते हैं कितने, या फिर मैं ये बोलूं कि 2023 तक ये रहते हैं कितने, लगभग 75। और साथ में अब ये हो जाते हैं 2 फरवरी 2024 से इनकी संख्या हो जाती है लगभग
80, यानी कि 5 नए रामसर क्षेत्र जुड़ते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु में, सेकंड पर आता है यूपी, और एमपी में आपको देखने के लिए मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ 4 रामसर क्षेत्र। और यहां पर तमिलनाडु के 2 रामसर क्षेत्रों को और कर्नाटक के 3 रामसर क्षेत्रों को इस सूची में जगह मिलती है। और इससे पहले तमिलनाडु में थे 14, अब हो जाते हैं इसमें 16, कर्नाटक में था 1 और अब बढ़कर इनकी संख्या हो जाती है 4। क्लियर? तो ये है रामसर क्षेत्र, जिनमें से कर्नाटक का आता है हमारा कौन सा, अकांसा मुद्रा कंजर्वेशन रिजर्व, एक और आता है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, और एक हमें दिखाई देता है अगाना सिनी एश्चुरी। इसी प्रकार यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में इसके नाम क्या आते हैं, तो तमिलनाडु में इसके नाम देखने के लिए मिलते हैं कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और एक मिलता है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। क्लियर? यह है पूरे के पूरे रामसर क्षेत्र। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरे 80 रामसर क्षेत्रों के बारे में एक सूची बनाऊं और उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सृष्टि आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपके लिए वहां पर उपलब्ध हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली रहेंगी। क्लियर? यानी कि आप बहुत अधिक फायदा उठा सकते हैं उनका, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बंद करो।